हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ गोल्डन हॉरिजन गिव्स कंफर्ट टू दोज हु व्यू इट। गोल्डन हॉरिजन क्या होता है? सुनहरा क्षितिज। क्षितिज होता है जहाँ पे हमें लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं ना। कहीं कभी एक आप प्लेन एकदम प्लेन जगहों पे खड़े होकर देखना तो आपको लगता है बहुत दूर जाके ना धरती और आकाश एकदम मिल रहे हैं। असल में ऐसा कहीं भी नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है, गोल्डन हॉरिजन मतलब सूरज की ऐसी रोशनी उस तरह टाइम पे पड़ रही होती है कि वो बड़ी सुंदर दृश्य होता है। अब सुंदर दृश्य है वो देखा किसने? जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी कि सुबह के टाइम पे जल्दी उठा या शाम के टाइम पे इतनी दूर जाके इतने प्लेन इलाके में पहुंचा, है ना, अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ वाली जिंदगी छोड़ के उसमें से टाइम निकाल के वहां के लिए वो रवाना हुआ गया। तो उसने वो हार्ड वर्क किया, उसने वो मेहनत करी, उसके दिमाग में वो सोच आई, तो उसी वजह से उसको वो देखने का नजारा या वो देखने का मौका मिला। आपको और मुझे, हम लोगों को तो नहीं दिखाई देता ना कभी गोल्डन हॉरिजन। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी उसको देखने की चेष्टा भी नहीं करते, कभी उसको देखने का प्रयास भी नहीं करते, राइट? तो जो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपकी सक्सेस है वो केवल आपके लिए ही है, वो आपको ही कंफर्टेबल महसूस कराएगी, आपको ही खुशी का अनुभव होगा, आपके फैमिली मेंबर्स को, जो आपके चहेते बहुत क्लोज रिलेटिव्स है उनको। बाकी दुनिया तो जलेगी जलेगी, कोई भी आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना नहीं चाहता, ठीक है? और आपकी सक्सेस आपके हाथ तभी मिलेगी जब आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है? तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है, मोटिवेशन कई बार काम नहीं करता बट डेडिकेशन जरूर काम करता है, ठीक है? हैबिट अगर आपने बनाई हुई है अपनी कंसिस्टेंट रहने की तो वो काम करती है, ठीक है? तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हैं, रेगुलरली डेली बेसिस पे अपना प्रयास कर रहे हैं, तो देर इज नो चांस कि आप सक्सेसफुल ना हो। और वो जो सक्सेस का मज़ा है, स्वाद है, वो जो सक्सेस का नाम और शोहरत है, वो आपकी हर इमेजिनेशन से परे है, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा इज अ ग्रेट एक्सप्लेनर, रीजन्स ग्रीन थिंक टैंक सेंटर बोल रहे हैं। डेटा जो है वो बहुत बड़ा एक्सप्लेनर है, यानी कि अगर आपके पास डेटा है तो आपके सारे तथ्य जो है वो साबित हो जाते हैं। अगर आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे तो बस आप जो भी बोल रहे हैं वो आपकी सारी बात साबित हो जाती है। होता है ना यही चीज़ कि हम लोग कोर्ट केसेस वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले वो बहस करते हैं बट उसके बाद वो आंकड़े दिखाते हैं, जहाँ पे आपके पास स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं। दैट मीन्स आप जो भी दावा कर रहे हैं वो सच है। तभी तो जब पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं तो कहती ना डेटा लेकर आओ, डेटा बताओ, डेटा बताओ, सबूत बताओ। डेटा क्यों मांगते हैं? क्योंकि डेटा ही सबसे बड़ा सबूत है, ठीक है? आज के हमारी जनरेशन में डेटा अगर सही है, डेटा अगर किसी के पास है पूरा, तो वो जो भी कह रहा है उसकी बात सत्य मान ली जाती है, ठीक है? रीजन्स ग्रीन थिंक टैंक, और ये किसने कहा? ये कहा जो हमारा ग्रीन थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब कोई ऐसा जगह या ऐसे लोगों का समूह जो किसी भी मसले पर सोच विचार करके, विचार विमर्श करके अपना राय रखते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं, जिसको बोलते हैं विशेषज्ञ समूह, ठीक है? तो जो ग्रीन थिंक टैंक मतलब जो हमारी एक समूह बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, किसके लिए? ग्रीन एनर्जी को लेकर, एनवायरमेंट पोल्यूशन को लेकर, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर, मतलब जो भी पोल्यूशन रिलेटेड बात है या उसके क्योर रिलेटेड बात है, वो लोग को सोचने की जिम्मेदारी इनकी है कि भाई आप नया कुछ रास्ता लेकर आओ, या फिर ये समस्या है तो बताओ फिर इसको कैसे डील किया जाए, या फिर अब नई क्या समस्या उत्पन्न हो गई है वो आप बताओ। तो ग्रीन थिंक टैंक हमारा कौन है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE। इसने कहा कि डेटा जो है वो सबसे बड़ा एक्सप्लेनर है, बिकॉज व्हाट वी कैन मेजर वी कैन फिक्स। क्योंकि जो भी चीज हम मेजर कर सकते हैं हम फिक्स कर सकते हैं। आपका वेट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं मैं मोटा हो रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ। जब आपको लगेगा ना ओ शिट मेरे को 70 kgs का नहीं होना है, मैं 50 to 55 kgs ही एक मेरी BMI कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग एक
आइडियल मेरा वेट है, ठीक है, लेकिन अब मैं 70 kg मतलब मैं ओबीस कैटेगरी में आ गया, मतलब हार्ट अटैक, डायबिटीज, शुगर, इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रिस्क फैक्टर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप वेट कम करेंगे। आपको टारगेट है कि मुझे 15 kg कम करना है अगले 6 मंथ्स में, ठीक है, ये टारगेट है। ये सब क्या है, डेटा है, स्टेटिस्टिक्स है। अगर आप बोलेंगे मुझे पतला होना है, कितना पतला होना है, क्या पतला होना है, कोई पतला के तो कोई डेफिनेशन नहीं है, कितना पतला होना है, यानी कि कोई 5 kg का वो भी पतला ही होगा, है ना। और कोई अंडर वेट है, अगर व्यक्ति 50 to 55 अगर बीएमआई कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आइडियल वेट है किसी हाइट का, अगर वो व्यक्ति 41 kg तो वो अंडर वेट है ना, तो वो भी तो पतला ही है। तो आपको क्या होना है, आपको फिट होना है, पतला होना है, बट किस लेवल तक होना है, कितना आप टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो वो हो गया डेटा। अगर आपको पता है कि मेरे को 15 kg कम करना है, तो आप उस चीज को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 15 kg कम करने के लिए मुझे क्या क्या डाइट फॉलो करना है। मोटे से पतले होने के लिए, अंडरवेट होने के लिए तो आप कितना और कितने टाइम तक करना है, ठीक है। अब मोटे से आपको अंडरवेट होना है तो उसके लिए तो आप जितना मर्जी प्रयास करते रहिए, है ना। उसका तो कोई एक डेटा टाइम प्लान नहीं है। आपने सोचा है कि अगले 6 महीने बाद मेरे भाई की शादी है, तब तक मेरे को इस सूट के अंदर, इस ड्रेस के अंदर फिट आना है। तो आपके पास अगर डेटा है तो आप कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है मेरा टारगेट एरिया ये है, मुझे इस ड्रेस के अंदर फिट आना है, तो आप कर सकते हैं, राइट। Quantifying the problems and indicating where they are, the CSC's report on India's environmental performance throws up statistics that are unnerving। बोल रहे हैं कि डेटा को क्वांटिफाई करना, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको क्वांटिफाई करना, और ये बताना कि अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं उन प्रॉब्लम्स पे, या वो प्रॉब्लम्स अभी कितनी ज़्यादा भयानक हो चुकी हैं या कितनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी हैं। तो CSC की जो रिपोर्ट आई है इंडियाज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ये इसके जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले, चिंताजनक हैं, ठीक है। अनर्विंग मतलब चिंताजनक। दो वेस्ट ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग हैव इम्प्रूव्ड इन इंडिया, बोल रहे हैं हालांकि इंडिया में वेस्ट ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है। ओनली 32% ऑफ over 1,60,000 tons of municipal solid waste generated daily in 2020-21 was accounted for। कह रहे हैं कि हालांकि हमारा जो ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग जो मेथड है वो इम्प्रूव हुआ है, बट जो म्यूनिसिपल अपने कम्युनिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके जो वेस्ट कलेक्शन होता है 1,60,000 टन्स, उसमें से केवल 32% को ही हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, कर पाए हैं, ठीक है। यानी कि 1,60,000 का हमारे पास टन्स का डेटा है। इतना ज़्यादा हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर दिन, और ये कब का डेटा है, 2020-21 में हर दिन इतना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। लेकिन उसमें से केवल 32% जो वेस्ट है हम उसको डिस्पोज कर पाए हैं, उसको खत्म, नष्ट कर पाए हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप सोचो रोज का 1,60,000, अगर सपोज करो 60,000 भी हमने डिस्पोज किया है, तो 1 लाख रोज का पाइलअप होके एक साल में 365 दिन कितना हो चुका होगा। तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो डेली के डेली बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। द रेस्ट यूजुअली एंड्स अप चोकिंग ड्रेन्स और इज बर्न्ड इलीगली। बोल रहे हैं कि लेकिन जो बाकी बचा हुआ 32%, अब 100% का 32%, तो बाकी बचा हुआ जो रह गया ना, जैसे हमने 60% मान लो 60,000 डिस्पोज कर दिया, 1 लाख टन तो रह गया। तो ये जो बाकी बचा हुआ कचरा है, अब क्या होता है, ड्रेन्स वगैरह में आपने देखा अगर बारिश होती है तो हमारे सारे सीवरेज सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ओवरफ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये कचरा फंसा हुआ है, पॉली बैग्स है, ये सब चीजें जो फंसी रह जाती हैं, तो इनसे आगे पानी नहीं जा पाता। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर कई जगहों पे इनको इलीगली जलाया जाता है। आपने शहरों में भी कई जगह देखा होगा कि बड़े बड़े कंटेनर से होते हैं लोहे के, ग्रीन कलर के रखे हुए हैं ना, उसमें जब कचरा भर जाता है तो क्या किया जाता है, कुछ लोग, मतलब मैंने काफी बारी देखा है, ऑब्जर्व करा है कि उसमें से ना धुआं निकल रहा होता है। वो क्या कर रहे होते हैं, उन्हें किसी ने आग लगा दी, वो जब जल गया तो वो धुआं रह गया, धुआं निकल रहा है उसमें से, तो वो क्या डिस्पोज करने की कोशिश की गई, राइट। और गांव, जैसे अगर आप थोड़ा रूरल एरिया में जाएंगे, गांव की तरफ जाएंगे, तो वहां पे, अभी यहाँ पे शहरों में तो हमारे पास वो
नगर निगम की गाड़ियां आ रही हैं जो घर घर से कचरा उठा के लेके जा रही हैं, लेकिन गांव में ये फैसिलिटीज नहीं होती है ना, क्योंकि दूर दूर बहुत दूर दूर घर बने होते हैं, तो ये फैसिलिटीज तो अवेलेबल नहीं होती। तो क्या होता है वहां पे होता है कि वो लोग अपने अपना कचरा जो है घर का, वो अपने अपने विसिनिटी में, अपने अपने सराउंडिंग में, घर के आसपास कहीं पे जला देते हैं, ठीक है। और जो फिर बर्न्ट लेफ्ट ओवर बच जाता है उसको नदी नालों में या सड़क पे कहीं गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये इलीगल, इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन। वही आगे कहा जा रहा है, एयर पोल्यूशन इन 2020 इज लाइकली टू हैव शॉर्टेंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 4 years and 11 months। बोल रहे हैं 2020 में जो एयर पोल्यूशन हुआ वो इतना ज्यादा था कि उसने इंसान की, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि सपोज करो कि मैंने जीना था 65 years, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 65 years, अब मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे 4 साल 11 महीने यानी कि लगभग 5 साल कम होके 60 years रह गए। यानी कि जो मैंने पहले 65 years जीना था, मैं सिर्फ केवल 60 years जीऊंगी। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 साल 11 महीने कम हो चुकी है। Last year, the country experienced extreme weather events on 314 days। बोल रहे हैं 365 दिन होते हैं एक साल में। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैम 366 में होते, वो लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल एवरेज बात कर रहे हैं। 365 डेज के अंदर लगभग 314 दिन में हमने बहुत ज्यादा अनयूजुअल वेदर इवेंट्स देखे हैं। यानी कि जिस दिन बारिश की संभावना नहीं थी, नहीं होनी चाहिए थी, उस टाइम पे बारिश हुई है। हमने ऑब्जर्व करा है ना लास्ट ईयर कि मॉनसून जो है वो लास्ट में, फसलें जब कटने का टाइम हो गया तब बहुत ज्यादा बारिशें होने लग गई, तो उससे फसलें खराब भी हुई हैं कई जगहों पे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में फसलें काफी खराब भी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, बहुत ही अनयूजुअल इवेंट्स हैं जो होने नहीं चाहिए थे बट हुए, ठीक है। ग्लोबली the climate crisis was responsible for 54% of the total internal displacement of people in 2022। पूरे दुनिया भर में लगभग हर देश के अंदर में इंटरनली 54% लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया है। रीजन क्या देते हुए कि क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है। यानी कि सपोज करो मैं अगर रहती हूँ राजस्थान में, तो पहले पिछले साल तक सपोज करो मुझे गर्मी थोड़ी बियरेबल लगती थी कि नहीं ठीक है इतना हम सहन कर सकते हैं, बट उसके बाद वो मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो मैंने क्या किया, नहीं यार मुझे इस जगह से अपनी जॉब चेंज करनी है, मुझे किसी अच्छी लोकेशन पे जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरी जगह पे जाके जॉब अप्लाई कर दिया, जॉब ले लिया। सपोज करो मैंने हिमाचल में या पंजाब में किसी हिल स्टेशन के पास वाले इलाके में ले लिया। फिर उससे क्या हुआ कि मेरे को ये हो गया कि सैटरडे संडे में वीकेंड पे शिमला, कुल्लू मनाली कहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो 54% लोगों ने क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से इंटरनली यानी कि एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया है, ठीक है। फॉर इंडिया द फिगर वॉज नियरली 100%। और इंडिया के लिए डेटा 100% का है, मतलब लगभग सभी लोगों ने माइग्रेट किया है क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से। ऑब्जर्व्ड एनुअली सिंस 1973 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हैज ग्रोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स फॉर एनवायरमेंटल आउटरीच। बोल रहे हैं 1973 में इसकी शुरुआत होने के बाद से जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें हम लोग लोगों के अंदर एनवायरमेंटल अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। और इसकी आउटरीच यानी कि इसकी पहुंच बहुत लंबी है, ठीक है, मतलब इसकी पहुंच ज्यादा है। द कॉल ऑन 5 June this year was to scale up action to resolve the plastic pollution crisis। बोल रहे हैं कि इस साल का जो अनुरोध था, इस साल का जो होता है ना हर साल क्लाइमेट डे है या कोई योगा डे है, उस पर एक लोगो दिया जाता है, एक फिटनेस या एक मंत्र दिया जाता है कि हमने इस साल ये चीज का सोल्यूशन निकालना है। तो इस साल 5 जून को, 5 जून क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। इस साल 5 जून को जो कॉल दिया गया यानी कि जो अनुरोध किया गया वो था प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस को रिजॉल्व करना, यानी कि प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन को रोकना। अब आपको पता है हिंदुस्तान में हिमाचल पहला ऐसा स्टेट है जिसने फुल्ली बैन किया है प्लास्टिक यूज को, पॉलीथीन यूज को। पॉली बैग्स वहां पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे पॉली बैग्स पहुंचते नहीं है?
पहुंचते हैं, जैसे भी कोई टूरिस्ट वगैरह जा रहे हैं तो वो अपने साथ कुछ पॉली बैग्स कैरी कर रहे हैं कि कुछ सामान डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे करके इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको पता है हम लोगों ने वो तम्बाकू गुटखा वगैरह के पैकेट्स बंद कर दिए, क्योंकि वो छोटे चीज़ें होती हैं, वन टाइम यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद में वन टाइम यूज़ होने के बाद में उनका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता, और वो क्या करते हैं, हमारे सीवरेज लाइन्स को, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्लॉग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ कदम उठाए जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि आपको कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी बोलते हैं कि आप अपने बैग में एक कपड़े का थैला या फिर ओल्ड क्लॉथ का या जूट का थैला लेकर चाहिए अगर आपने वेजिटेबल्स लेने हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, या फिर एक आप एडिशनल रखिए कि यू नेवर नो, आपको कोई अच्छा सब्जी का वो मिल गया तो आपने वहीं पे खरीदारी, फिर आप उनसे पॉली बैग मांगेंगे। इससे बेटर है कि आप अपने पर्स में, अपने बैग में कैरी कीजिए कोई भी छोटा कपड़े का बना हुआ या फिर जूट का बना हुआ बैग, राइट। क्यों कहा जा रहा है ये? ताकि प्लास्टिक कंजम्पशन को रोका जा सके। अभी कई सारे लोग जो है वो पूरे ग्रीन उस पर भी आ गए हैं कि नहीं, हम कोई भी प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, राइट। आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, है ना, कि ये तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो हम इसको यूज़ करना हम छोड़ चुके हैं, राइट। तो वो क्यों है? क्योंकि वो लोग एनवायरमेंट के प्रति जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, every year over 400 million tons of plastic is produced worldwide। बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है दुनिया भर में, 1/3 ऑफ विच इज यूज्ड जस्ट वंस। और इसमें से 1/3 जो है वो केवल एक बार यूज करने वाला है। जैसे कि यूज एंड थ्रो वाले पेन्स आते हैं, एक बार यूज किए, खराब हो गए, फेंक दो। या फिर जो तम्बाकू गुटखा पैकेजिंग, मैगी की पैकेट है, ठीक है, ये सब क्या है, वन टाइम यूज है। हमारे जो दालें, पल्सेस वगैरह आजकल पैकिंग्स में आती हैं, ये सब क्या है, वन टाइम यूज है, ठीक है। इनसे क्या होता है, एक बार यूज किया, फेंक दो, ठीक है। अब ये चीजें क्या करेंगी, डेली का हमारा प्लास्टिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और डेली का हमारा प्लास्टिक वेस्ट भी बढ़ रहा है, और डेली का हमारा प्लास्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तीनों चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या कहा जाता है कि अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट से आउट हो जाएगी, राइट, ये कहा जाता है। द CAC रिपोर्ट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द कैजुअल अप्रोच ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। पूरे CAC की रिपोर्ट में इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया, इस चीज़ का अनुभव कराया गया, बात की गई कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उनके प्रति लोगों का क्या नज़रिया है। अब डेफिनेटली आप बोलेंगे कि भाई दालें वगैरह मार्केट में होती हैं अवेलेबल, तो वो पैकिंग में ही आती हैं। हम लोग अब बड़े शहरों में छोटी छोटी किराने की दुकानें हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, और एक तो ये थोड़ा सा क्लास का भी, एक स्टेटस का भी एक बात बन चुकी है कि भाई हमने जाके फलाने फलाने स्टोर से लेना है, बल्कि किराने की दुकान से नहीं लेना है। अब वो स्टोर में जगह को यूटिलाइज करने के लिए पैकेजिंग में प्रोडक्ट्स आते हैं, और वो पैकेजिंग क्या होती है, वन टाइम यूज होती है सारी की सारी, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आपकी दाल खत्म हो गई, आपने दूसरी लाके उसके अंदर डाल दी, नहीं होता ना ये चीज़। तो बोल रहे हैं कि लोगों की अप्रोच जो है, लोगों का नज़रिया जो है वन टाइम यूज़ प्लास्टिक के लिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। After the ban last year, the Central Pollution Control Board rolled out a mobile application that allows citizen to complain about its illegal sale and use। बोल रहे हैं कि पिछले साल बैन करने के बाद में, पिछले साल सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन हो गया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने एक नई ऐप निकाली। रोल्ड आउट मतलब लॉन्च करना, नया चीज कुछ प्रोड्यूस करना। तो उनने एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च करी इस्तेमाल करने के लिए, जिसका पर्पस था, जिसमें लोग जो है अपने आसपास में सिंगल यूज प्लास्टिक की सेल या इस्तेमाल होने पर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अ डिसमल रिड्रेसल रेट हैज मेंट अ डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। लेकिन इसमें जो है, अगर मान लो उनने कंप्लेन करी, फिर उसके बाद में उन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक्शन तो कुछ लिया नहीं गया, ये व्यक्ति यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक सेल कर रहा है बट इसके ऊपर एक्शन कुछ लिया नहीं गया, तो क्या होगा,
एक्शन कुछ लिया नहीं गया तो फिर अगली बारी वो व्यक्ति कंप्लेन ही नहीं करेगा उसको। अगर अब पहले उसको थोड़ी सी जागरूकता थी कि हाँ मैं कंप्लेन करूंगा तो मतलब इसके ऊपर मैं अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जब वो देखेगा कि इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, वो फिर धड़ल्ले से वैसे ही बिक रहा है, तो जो है वो व्यक्ति भी अपना, यार ये लोग कुछ करते तो है नहीं, मैंने कंप्लेन करके मैंने क्यों पंगा लेना फालतू, मैं क्यों कंप्लेन करूं, छोड़ मैंने नहीं करनी कंप्लेन, ऐसे सोच के चला जाएगा। तो बोल रहे हैं कि अगर उनका टाइम से निपटारा या उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा इन कंप्लेंट्स को, तो कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अप्रोच है कि अगर हमने किसी ने हमारे पास कंप्लेन करी है तो हमें उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने ऐप बना दी, आप कंप्लेन करो, फिर वो कंप्लेन देखेंगे हम कब करेंगे कब नहीं, हो सकता है ना भी करे, अगले बंदे का मोटिवेशन सारा खत्म हो जाएगा कि मैंने फिर क्या करना है, मैं क्यों दूसरों की पंचायत में पढ़ूं जब उनको पढ़ी ही नहीं है। जिनने ऐप बनाई ऐप बना के छोड़ दी, बस नहीं, एक्शन भी होना चाहिए। A report by the UN Environment Program shows that plastic pollution can be reduced by 80% by 2040 if global community acts now to reuse, recycle, reorient and diversify। बोल रहे यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक पोल्यूशन 80% तक कम हो सकता है 2040 तक, यानी कि 2040 आते आते हम लोग 80% जो प्लास्टिक कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं, उसकी वजह से होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। पर कैसे, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इफ ये है टर्म्स एंड कंडीशन, जो हमारी दुनिया भर के लोग हैं, जो हमारी दुनिया भर की कम्युनिटीज हैं, लोग हैं, ये लोग अपने विचारधारा को, अपने आप को चेंज करें और रीयूज करें, प्लास्टिक को रिसाइकल करें, अपनी चीजें रीओरिएंट करें। यानी कि जैसे अभी आप मैंने कहा कि प्लास्टिक पॉली बैग्स लेके जाने के, उसमें सब्जी लेकर आने की बजाय क्लॉथ बैग के अंदर या जूट बैग के अंदर लेकर आइए, तो रीओरिएंट करें, यानी कि नए तरीके देखें, प्लास्टिक से दूसरी तरफ डाइवर्सिफाई और दूसरी तरफ और डाइवर्स चीजों को देखें। ठीक है, तो हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन को 80% तक कम कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रेशर प्लेज अ वाइटल रोल। कंज्यूमर की तरफ से अगर प्रेशर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर एक रोल प्ले करता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम डिमांड कम कर देंगे कि नहीं जी हमें प्लास्टिक पैकेजिंग में चाहिए ही नहीं, भर भर के लेटर्स लिखो, मैगी के ओनर्स को भी लेटर्स लिखो कि भाई हमें प्लास्टिक पैकेजिंग में नहीं चाहिए। हाँ, बाकी जो पल्सेस हैं, रिलायंस के प्रोडक्ट्स आते हैं, सबको लेटर्स लिखो, मेल्स करो, उनका ईमेल भर दो कि भाई हमें नहीं चाहिए, तो वो लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, कंज्यूमर हमसे खुश नहीं है। अभी उनको पता है कि हमारे पास ऑप्शन, अभी वो दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढना की कोशिश भी नहीं कर रहे शायद, है ना। जब उनको पता है कि भाई कंज्यूमर हमसे ये चीज नहीं लेगा तो उनको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर सपोज करो कोई भी एक मोबाइल फोन ब्रांड है, वो अभी भी वो मल्टीपल जो बेस फोन आते थे उन्हीं के ऊपर बना होता, तो क्या आज की मार्केट में वो सरवाइव कर पाता? नहीं कर पाता ना, क्योंकि हम लोगों को अपडेट होना पड़ता है। तो अपडेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इन चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको भी अपडेट होना पड़ता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो कंज्यूमर्स से अगर प्रेशर जाएगा उनके ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट रियल एक्शन मस्ट कम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो असली एक्शन जो है वो प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट, इनकी तरफ से होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट अगर ये प्लान कर दे कि भाई कोई भी प्लास्टिक के पैकेजिंग के अंदर चीजें नहीं होंगी, जो भी आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करने हैं वो जूट पैकेजिंग में भी, जूट पैकेजिंग के अंदर हो, या फिर किसी भी दूसरी पैकेजिंग जो प्लास्टिक मतलब जो पोल्यूशन ना करे और जो डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, ऐसी चीजों के अंदर किया जाए, तो वो लोग ढूंढेंगे ना रास्ते। और क्यों नहीं कर सकते, जूट के अंदर मैगी को पैक करके भेजो। जूट का बैग कैसे वो पॉल्यूट नहीं करता, वो थोड़े टाइम बाद डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली। आजकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक पेपर चला हुआ है, ठीक है, जिसको आप अगर अपने प्लांट्स के अंदर में जैसे पॉट्स आपने डाले हुए हैं, तो आपका वो यूज हो गया पेपर, उसके बाद आपने क्या किया, उसको पानी थोड़ा सा डाल के उस प्लांट्स के अंदर डाल दिया, वो डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी बन जाता है उसका,
है ना। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें प्रोड्यूसर्स भी। तो ये था सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैसेज what inference can be made about India's waste management situation in 2020-21? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति थी 2020-21 के बारे में, उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो भाई उसके बारे में जानकारी ये मिलती है कि 32% को तो हम डिकम्पोज कर पाए थे, उसको तो हम एड्रेस कर पाए थे, लेकिन बाकी जो बचा हुआ था 1,60,000 टन्स, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाए थे। वो या तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को क्लॉग कर रहा है कहीं कहीं पे जाके, या फिर उनको इलीगली जलाया गया था। ओके, अबाउट 32% of municipal solid waste generated was treated and monitored। केवल 32% जो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसको हमने ट्रीट किया, यानी कि उसको सही तरीके से डिस्पोज करने की प्रयास हुए और उसके बारे में हमारे पास जानकारी है, मॉनिटर किया गया। ठीक है, ऑल ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड वॉज प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। ये तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ 32% हुआ था। इंडिया हैड अ परफेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विद जीरो वेस्ट जनरेशन। ये भी बिल्कुल गलत है। कहा कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, बट एग्जाम्पल दिया गया कि 2020-21 में केवल 32% ही हम लोग एड्रेस कर पाए थे। द मेजॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वॉज रिसाइकल्ड इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं जो ज्यादातर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको यूजेबल प्रोडक्ट्स में हमने रिसाइकल कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन ए 32% वाला इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग statements is not true according to the CSC's report on India's environmental performance? इनमें से CSC की कौन सी रिपोर्ट इंडिया के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? 32% of the over 1,60,000 tons of municipal solid waste generated daily in 2020-21 was accounted for। सही है, ये तो करेक्ट है, राइट। The climate crisis was responsible for 54% of the total internal displacement of people globally in 2020। ये भी सही है, 54% लोगों ने अपनी करंट लोकेशन छोड़ के दूसरी लोकेशन पे गए हैं ना, और इंडिया के लिए ये डेटा 100% का है। लास्ट ईयर इंडिया एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑन 215 डेज। ये आंकड़ा गलत है, ये डिजिट गलत है। 314 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एयर पोल्यूशन इन 2020 लाइकली शॉर्टनड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 4 years and 11 months। कि कह रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से 2020 में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज, वो 4 years 11 months से कम हो गई है, जो कि बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। According to the passage, which strategy is likely to help reduce plastic pollution by 80% by 2040? बोल रहे किस स्ट्रैटेजी के अनुसार हमारा 80% जो है प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो जाएगा बाय 2040। तो सबसे जो मुख्य था कि हमारे पूरी ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो कलेक्टिव एफर्ट दिखाए, जिसमें वो रीयूज करे, रिसाइकल करे, रीओरिएंट करे, डाइवर्सिफाई करे, और इसमें हम लोग को प्रोड्यूसर्स, जैसे कि कहाँ किया गया, ये रहा, रीयूज, रिसाइकल, रीओरिएंट, डाइवर्सिफाई, और कंज्यूमर प्रेशर तो करता ही है रोल प्ले, लेकिन इसमें मेजर हमें चाहिए कि प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और हमारी सरकार इसमें एफर्ट करे, और यही इन्होंने कहा कि ओनली कलेक्टिव एफर्ट्स विल वर्क। ठीक है, तो देखते हैं। ओनली कंज्यूमर प्रेशर बिल्कुल गलत है। कंज्यूमर प्रेशर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन केवल उससे काम नहीं चलने वाला। सोनली बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, अगर हम केवल सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दें तो भी हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट्स एक्टिंग अलोन, तो केवल इनके अकेले काम करने से
काम नहीं बनेगा। जैसे जब चाइना के ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी सामने आई तो गवर्नमेंट ने बैन कर दी ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन अगर हमारी जनता जागरूक नहीं होती और वो उनकी डिमांड करती रहती तो उनकी सप्लाई होना शायद गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती कि नहीं हमें सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, या फिर लोग चाहते हैं। लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स थे, लोगों ने भी उस चीज़ का स्वागत किया, लोगों ने भी बैन करा प्लास्टिक, जो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करने से परहेज करा, और सरकार ने भी एफर्ट दिखाया। तो दोनों के कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं उस वजह से वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाई, राइट। तो वहीं पे यहाँ पे केवल पॉलिसी मेकर्स या प्रोड्यूसर्स या इन्वेस्टर के अकेले काम करने से बात नहीं बनेगी। कलेक्टिव एफर्ट्स इंक्लूडिंग रीयूज, recycle, reorientation and diversifying, and involvement of producers, investors, policy makers and government। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी is correct। According to the passage, which of the following are true? The World Environment Day is global platform for environmental outreach। बिल्कुल सही है ये। The United Nations report that over 400 million tons of plastic are produced worldwide each year। ये भी सही है, यही रिपोर्ट में कहा गया था। The Central Pollution Control Board has developed a mobile application to encourage recycling। तो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन थी वो रीसाइकलिंग को इनकरेज करने के लिए नहीं थी, वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई भी सेल करता हुआ या यूज करता हुआ पाया गया तो आप उसकी कंप्लेन कर सको, ठीक है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जिससे ऑटोमेटिकली सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका कंजम्पशन कम होने लगेगा। ये उनका प्लानिंग थी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। द UN Environment Program suggests that plastic pollution could be reduced by 80% by 2040 through collective efforts। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि हमारी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, राइट। 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 4 भी, थर्ड इनकरेक्ट है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following is synonym for the word dismal? Dismal मतलब होता है कि आप किसी चीज को बिना मतलब आपको उसमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है ना, कुछ भी आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, राइट, तो उसको किसी भी कोई पॉजिटिव सिचुएशन भी उसके सामने आ जाएगी तो उसको उसमें भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही होगी, राइट। तो वो इतना डिप्रेशन में, इतना नेगेटिविटी उसके अंदर आ चुकी है, इतना डिप्रेशन में जा चुका है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज में नेगेटिव ही ढूंढता है, नेगेटिव ही निकालता है, तो आप उसको कितना भी पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओ लाइफ का, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल ही रहेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डिस्मल। अब ब्राइट मतलब बड़ा ही अच्छा, उभरता हुआ, चमकीला, तो डिस्मल तो एक नेगेटिव थॉट है, राइट, तो ब्राइट एक पॉजिटिव थॉट है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चेयरफुल ये भी पॉजिटिव थॉट है, खुशनुमा एकदम। डिप्रेसिंग हाँ ये हो सकता है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में हो उसको कोई भी हर चीज नेगेटिव दिखाई देती, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, राइट। एक्साइटिंग यार बड़ा खुश है, ओ वाओ इसमें हम कुछ नया कर सकते हैं, तो उसमें एक्साइटमेंट है, तो ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो ऑप्शन सी डिप्रेसिंग इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है अनर्विंग का, तो अनर्विंग मतलब होता है बड़ा चिंताजनक, ठीक है। अनर्विंग का मतलब है चिंताजनक, गंभीर, चिंताजनक, जिसमें हमें सोचने की जरूरत है। अब कंफर्टिंग मतलब अच्छा प्लानिंग है, इसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें थोड़ा रिलैक्स हो गए, अब आप आ गए तो अब मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट हो गया कि अब मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये चीज़ें हैंडल कर लूँगी या आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो वो हो गया कंफर्टिंग। हॉरिफाइंग मतलब भयानक, डराने वाला। कंफ्यूजिंग मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, आप उलझ गए हैं चीज़ों के अंदर, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन की शक्लें इतनी आइडेंटिकल लगती हैं कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। न्यूट्रल मतलब कोई भी ओपिनियन नहीं है, कोई भी नजरिया नहीं है। तो अनर्विंग मतलब बड़ा ही चिंताजनक, और ऑप्शन ए कंफर्टिंग यानी कि बिना चिंता के। सो ऑप्शन ए इज एंटोनिम फॉर अनर्विंग। Which of the following best describes the tone of the passage? इनमें से कौन सी जो है नीचे दिए गए पॉइंट्स, इनमें से पैसेज की टोन पता चलती है। ह्यूमरस,
मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, मजाकिया टोन लग रही है, नहीं। सिनिकल, कोई भी गलतियां या फिर गलत किया ऐसी चीजें बता रहे हैं, नहीं। उम्मीद जरूर दिखाई है उनने, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन दी है, डेटा दिया है उनने सब चीज का, इंफॉर्मेटिव, ठीक है, उनने हर एक चीज का डेटा प्रेजेंट करा है, राइट, कि कितना हम लोग वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, कितना हमारा एयर पोल्यूशन है, कितना क्लाइमेट क्राइसिस है, प्लास्टिक प्रोडक्शन कितना है, कितने की उम्मीद की जा रही है कम हो जाएगा, तो काफी इंफॉर्मेटिव था। ऑप्टिमिस्टिक नहीं था पूरी तरीके से, उनने कुछ सजेशंस दिए, अब लेकिन उनने फ्यूचर की कोई बात, मतलब फ्यूचर के बारे में हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातें उन्होंने नहीं करी। उनने सिर्फ डेटा दिया है, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट ने, किसी भी एजेंसी ने जो भी डेटा प्रेजेंट करा है, उनने उस डेटा को बस वहां पे हमारे सामने रखा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी, इंफॉर्मेटिव, इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? Environmental pollution and solution, कि environment pollution और उसका solution। The role of technology in waste management, कि waste management में technology का कितना बड़ा हाथ है। Evolution of the World Environment Day, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज का हमारी इकोनॉमीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इनमें से ये 3 तो कोई भी नहीं, ऑप्शन ए, कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसका सोल्यूशन क्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। The teacher and his students all left for the trip. तो as well as की बजाय हम and का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यानी कि B में एरर है। More you think of it, the worse it becomes. अब जब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं ना, और 2 चीजों को लिंक करना है हमने, तो जो अरेंजमेंट होता है वो होता है द, ठीक है। इसके बाद में जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव वर्ड होता है वो, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर उसके बाद कॉमा, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। यानी कि द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स, जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे उतनी ही ज्यादा ये गंभीर होती जाएगी, ठीक है। तो द का प्रयोग होगा यहाँ पे, द मोर यू थिंक। ऑप्शन ए में एरर है। कंसर्न्स लूम्ड लार्ज ऑन इंडियाज न्यूट्रल डैश ओवर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो जो कंसर्न्स, बहुत ज्यादा कंसर्न्स खड़े हो गए किस बात के ऊपर, जो इंडिया ने अभी तक किसी भी पक्ष का साथ नहीं ना दिया है, न्यूट्रल सा रवैया रखा है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। इंडिया कहती है कि भाई उनने रशिया का कंडेम नहीं किया, जो भी अभी तक मीटिंग्स हुई जिसमें इंडिया भी पार्ट था, चाहे वो 5 देशों की जो मीटिंग है वो हुई या G20 की हुई, तो उनमें सब में इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि आप रशिया के खिलाफ खड़े हों, आप उनसे तेल या ऐसी चीजें मत लें, या फिर आप उनके अगेंस्ट एक्शंस में साथ दें। बट इंडिया ने अभी तक कोई भी उनका साथ नहीं दिया है, क्योंकि हमारे रशिया के साथ में रिलेशंस काफी अच्छे हैं, राइट। और हम किसी दूसरे को अपनी सुपीरियरिटी जाहिर करने के लिए अपने रिलेशंस क्यों खराब करें, राइट। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो इंडिया का न्यूट्रल रवैया है उसने बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर दी है फॉर इट्स सेपरेशन फ्रॉम यूएस लेड ग्लोबल मार्केट, क्योंकि अब हम जो है ग्लोबल लेड यूएस, मतलब यूएस लेड ग्लोबल मार्केट है, उससे थोड़े सेपरेट हो गए, एंड इवेंचुअली द डैश ऑन इट्स ग्रोथ, और ये हमारी ग्रोथ के ऊपर भी प्रभाव डालेगा, ठीक है। ये किसने करा था, ये उनकी सोच भी थी। इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन अब क्या हुआ, इसके विपरीत हमारी स्थिति क्या हो गई, द सिचुएशन टुक अ रिवर्स गियर, हमारी स्थिति पलट गई। इंडिया नॉट ओनली सस्टेन द ग्रोथ, हालांकि उन्होंने उम्मीद करी थी कि हम इंडिया से टाइज तोड़ देंगे या इंडिया को भी प्रेशर में लाने के लिए उनके ऊपर दबाव डालेंगे, बाकी देशों से भी उनका टाई अप तोड़ देंगे। बट हुआ क्या, और इवेंचुअली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। फिर इवेंचुअली क्या होगा, इंडिया दबाव में आएगा और हमारा साथ दे देगा। बट उनकी ये प्लानिंग उल्टी पड़ गई,
इंडिया जो है ना केवल सस्टेन्ड ग्रोथ यानी कि अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बट इज एक्सपेक्टिंग द डैश इन द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। लेकिन वो ग्लोबल ग्रोथ में अब क्योंकि सस्टेन्ड ग्रोथ है तो नेक्स्ट पॉइंट भी पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव पॉइंट होगा यहाँ पे एक्सपेक्टिंग द डैश इन द ग्रोथ, इंक्रीज इन द ग्रोथ, हाइट इन द ग्रोथ। ठीक है, ये 2023 में हम बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू IMF's World Economic Outlook, global growth was forecast to slow down to 3.2% in 2022। बोल रहे हैं IMF इंडियन मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में स्लो डाउन आने की आशंका है। कितना? 3.2% तक। कब? 2022 में, फ्रॉम 6% इन 2021 एंड स्लिप। और 2021 में कितना था? 6%। तो अब 2022 में कितना हो गया? 3.2% एंड स्लिप फर्दर टू 1.3% इन 2023। और ये और ज्यादा कम हो जाएगा 2023 पे। कितने पे पहुंच जाएगा? 1.3% पर। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया इज एक्सपेक्टिंग टू अचीव 7% ग्रोथ इन जीडीपी इन 2023। लेकिन इंडिया के जीडीपी में 7% की ग्रोथ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, विच कुड बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकती है, सरपासिंग चाइना। चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं हम इस चीज में। द फैक्टर्स विच अफेक्टेड द ग्लोबल ग्रोथ डैश इन्फ्लेशन एंड एनर्जी क्राइसिस। अब जो फैक्टर्स ग्लोबल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से? इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आर होगा। द फैक्टर्स विच अफेक्टेड मतलब पास्ट की बात है तो वॉज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है। ठीक है, वर इन्फ्लेशन एंड एनर्जी क्राइसिस एज सजेस्टेड बाय आउटलुक, जैसा कि आउटलुक में बताया गया। ग्लोबल इन्फ्लेशन फेल प्रे टू यूक्रेन वॉर। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है वो तो यूक्रेन वॉर की भेंट चढ़ गया। ठीक है, यूक्रेन वॉर की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इट रोज टू 8.8% इन 2022। 2022 में ये 8.8% तक पहुंच गया था, जो कि 2021 में केवल 4.7% था। Energy prices rose up to 20% within 5 months of the outbreak of war in February 2022। अब आपको पता है February 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। उसके केवल 5 महीने के अंदर अंदर एनर्जी के प्राइजेस जो हैं, यानी कि जो भी हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फ्यूल हो गया, एनर्जी प्राइजेस जो हैं वो 20% बढ़ चुके हैं। ठीक है, अमंग द रीजन्स यूरोप वॉज द डैश वल्नरेबल टू दिस वॉर। तो सभी अगर रीजन्स की बात करें कि किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल था, सबसे ज्यादा खराब स्थिति में था, सबसे ज्यादा रिस्क पर था इस वॉर की वजह से, क्योंकि रशिया और जो यूक्रेन है ये दोनों यूरोप सब कॉन्टिनेंट जो है, एशिया सब कॉन्टिनेंट और यूरोप जो है वो साथ ही लगते हैं सारे देश जो है। ठीक है, तो इसलिए इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने का खतरा था, ये सबसे ज्यादा रिस्क पर था। कंसर्न्स लूम्ड लार्ज ऑन इंडियाज न्यूट्रल डैश। अब न्यूट्रल क्या है? हमारा स्टैंड है, क्या है? न्यूट्रल अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है कुछ किसी को कुछ स्टेटस देना, है ना, कुछ रुतबा देना, राइट, कुछ रिकॉग्निशन देना। अपहोल्ड मतलब समर्थन करना, बरकरार रखना। स्टैंड मतलब कि हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा क्या रुख है। कंटेंड मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, तर्क करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल स्टैंड है, राइट, न्यूट्रल स्टैंड। हमारा न्यूट्रल स्टैंड होने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हमारे ऊपर दुनिया भर का वो था, प्रेशर था, कंसर्न्स थे कि हम लोग ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। For its separation from US-led global market and eventually the dash on its growth, यानी कि जो भी हमारा उसके ऊपर स्टैंड था वो हमारे ऊपर क्या करेगा, एक तरीके से पलटवार करेगा, या फिर हम उसके ऊपर क्योंकि स्टैंड नहीं ले पा रहे तो यूएस लेड मार्केट जो है वो हमें काम नहीं करने देंगे, हमें एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, इंपोर्ट नहीं करने देंगे, और इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी
खराब हो जाएगी हमारे ऊपर, ये उनका समर्थन ना करना हमारे ऊपर बैकफायर करेगा। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, तो यहाँ पे इवेंचुअली इस्टेब्लिश और इट्स ग्रोथ नहीं होगा। इस्टेब्लिश एक गुड पॉइंट है, अच्छी चीज है, और यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। बैकलैश मतलब होता है पलटवार करना, रिएक्शन, एडवर्स रिस्पॉन्स, ठीक है। हार्श मतलब क्रूअल, कठोर। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। तो यहाँ पे क्या होगा, इवेंचुअली द बैकलैश ऑन इट्स ग्रोथ, यानी कि इवेंचुअली वो हमारे ऊपर पलटवार करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इंडिया नॉट ओनली सस्टेन द ग्रोथ बट इज एक्सपेक्टिंग द डैश इन द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। बोल रहे हैं कि इंडिया ना केवल उसने ग्रोथ सस्टेन करी बल्कि हमने अच्छा परफॉर्म करा। तो अच्छा यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। हेजमनी होता है नेतृत्व करना, यानी कि सबसे आगे निकल जाना, लीडरशिप के तौर पे सामने आना, जो कि हम देख ही रहे पूरे वेस्ट है चाहे ईस्ट है, सब हर कोई अब इंडिया की तरफ नजरें गड़ा के बैठा है कि इंडिया हमें इस स्थिति से निकालेगा बाहर, राइट। यानी कि इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बनकर सामने आएगा। फ्रॉस्टी मतलब अनफ्रेंडली। क्रुअलिटी मतलब क्रूरता। सॉलिडारिटी मतलब एकता, ठीक है, एकता, दोनों सभी मिलजुल कर एक सुर में। तो हेजमोनी, एक्सपेक्टिंग द हेजमोनी इन ग्लोबल ग्रोथ, सब यानी कि लीडर बन के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है इंडिया से। द फैक्टर्स विच अफेक्टेड द ग्लोबल ग्रोथ डैश इन्फ्लेशन एंड एनर्जी क्राइसिस एज सजेस्टेड बाय आउटलुक। बोल रहे हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्लोबल ग्रोथ को, अब द फैक्टर्स एस है, प्लूरल है, अफेक्टेड ये क्या है, पास्ट है, तो यानी कि प्लूरल प्लस पास्ट। तो वर्ब कौन सा आएगा यहाँ पे, ग्रोथ प्लूरल पास्ट में आएगा, यानी कि क्या आएगा, वर। वॉज पास्ट में है बट सिंगुलर है, आर प्लूरल है बट प्रेजेंट में है, इज सिंगुलर है और प्रेजेंट में है, यानी कि वर, इन्फ्लेशन एंड एनर्जी क्राइसिस। Energy prices rose up to 20% within 5 months of the outbreak of war in 2022. Among the regions, Europe was the dash most vulnerable. ठीक है, अब to this war. अब most क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी रीजन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो मोस्ट वल्नरेबल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The visual of Prime Minister Narendra Modi interacting with the chief ministers to prepare an exit strategy with the mask on his face underlined the dilemma of according priority. कह रहे हैं वो जो नजरिया था, विजुअल दृश्य था, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चीफ मिनिस्टर्स के साथ में मिलके एक मीटिंग कर रहे थे एग्जिट प्लान बनाने के लिए, यानी कि स्थिति से निकलने के लिए, जिसमें उनने मास्क लगाया था। उसने उस स्थिति की गंभीरता को और प्रायोरिटी को कि सरकार के पास अभी प्रायोरिटी है कि मतलब डिलेमा है कि मीटिंग करनी भी है बट एक साथ मिलके नहीं भी कर सकते, तो अब क्या किया जाए, उसमें मीटिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ से एग्जिट प्लान बनाना तो बहुत ज़रूरी है, बट लॉकडाउन लगा हुआ है, स्थिति में क्या करें, ठीक है। तो वो जो डिलेमा था, तो उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता क्या निकली कि मीटिंग करना ज़रूरी है, तो चलो मास्क लगा के करो, दुनिया के लिए है तो हम भी मास्क लगा के मीटिंग करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, वर्चुअल मीटिंग्स होने लगी। मीटिंग करना तो ज़रूरी था, है ना, प्लानिंग करना तो ज़रूरी था, तो क्या हुआ, वर्चुअल मीटिंग्स होने लगे। तो उस स्थिति की गंभीरता को, उस स्थिति में हमारी प्रायोरिटी क्या थी, उस चीज़ को अंडरलाइन करा, यानी कि रेखांकित करा, हाईलाइट करा। द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन हैज़ बीन एन अपहिल स्ट्रगल फॉर द सिटीजन्स। बोल रहे हैं कि जो इतना लंबा लॉकडाउन था ये लोगों के लिए बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्ट्रगल था, बट हाईलाइटिंग इट्स इम्पोर्टेंस, लेकिन इस ज़रूरी भी था, ठीक है। वो कितना इम्पोर्टेंट था ये भी हमें पता है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड, तो उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, द नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया वुड हैव शॉट अप टू 8.2 लाख बाय अप्रैल 15। अगर मार्च मई में
मार्च में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो अप्रैल 15 तक जो हमारे नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस हैं वो 8.2 लाख तक बढ़ जाते, ठीक है। हैड द स्ट्रिक्ट नेशन वाइड कंटेनमेंट मेजरमेंट्स नॉट बीन एनफोर्स्ड, अगर हम इतने गंभीर, इतने सख्त नियम उस टाइम नहीं लगाते, नहीं उनका पालन करते तो। द पेंडेमिक हैज स्पेल्ड problems for both the health of the people and the state of economy because of the complete shutdown। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सरकार को लॉकडाउन लगा के कुछ मजा आ रहा था, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि इकोनॉमी हमारी कितनी ठप हो गई थी, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं चलेंगी, सरकार टैक्स किससे कलेक्ट करेगी, है ना। टैक्स नहीं होगा तो आगे की प्लानिंग और प्लानिंग्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो हालांकि पेंडेमिक जो था, लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट लगाया गया, वो दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर था, जनता के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और हमारी इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। इवन बिफोर दिस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सम स्टेट्स लाइक ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तराखंड हैड मेड देयर प्रेफरेंस क्लियर बाय एक्सटेंडिंग द कर्फ्यू टिल द एंड ऑफ द मंथ। बोल रहे हैं कि इस मीटिंग से भी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से भी पहले कुछ स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड, इन्होंने अपना प्रेफरेंस जो है साफ कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अपना कर्फ्यू जो है महीने के अंत तक बढ़ा दिया था। यानी कि मीटिंग तो हुई 15 अप्रैल को कि हाँ ठीक है हम आगे कर्फ्यू बढ़ाएंगे, लेकिन इन स्टेट्स ने उससे पहले ही अपना कर्फ्यू बढ़ा दिया था, लॉकडाउन बढ़ा दिया था, ठीक है। बट द प्रेशर ऑफ बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड इज टेलिंग, लेकिन जो उनके ऊपर प्रेशर था वो भी गंभीर था, ठीक है, वो भी चिंताजनक था, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है जहां पे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं लॉकडाउन का, कि प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन जो है वो लोगों के लिए बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि अगर हम नहीं लगाते, तो अप्रैल 15 तक लगाया गया था पहले, तो अप्रैल 15 तक अगर हम नहीं लगाते, पहले हाथ में इतने स्ट्रिक्ट नियम नहीं पालन करते, तो अप्रैल 15 तक ही 8.2 लाख केसेस हो जाने थे। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद में आता है कि लॉकडाउन की वजह से क्या क्या परेशानियां हुई, तो परेशानियां है कि लोगों को भी परेशानी हुई, हमारी इकोनॉमी भी बड़ी गिरी, ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। इसके बाद अब देखो इस स्टेटमेंट में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करा, दिस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, तो यानी कि यहाँ पे 15 अप्रैल को मीटिंग हुई, द विजुअल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेक्टिंग विद चीफ मिनिस्टर, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट हो गया हमारा कि इन स्टेट्स, इस मीटिंग से भी पहले कई स्टेट्स ने अपना रुख साफ कर दिया था कि उनको जानों की ज्यादा परवाह है बजाय कि इकोनॉमी के। तो QRPS ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। अब Q से देखो से केवल A और B हैं, तो C और D तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए। पहला आ रहा है QR, तो इसमें भी QR है, दोनों भी स्टैंड करते हैं। S, QRS, S नहीं आएगा, QRP आएगा, QRP, ऑप्शन B इज करेक्ट। Many private schools and colleges in Punjab find themselves in a catch-22 situation। बोल रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पंजाब में जो अपने आप को catch-22 सिचुएशन में पाते हैं। The inherently contradictory government orders to the schools and colleges do not quite add up। बोल रहे हैं जो इस कॉन्ट्राडिक्टरी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए, वो आपस में मेल नहीं खा रहे, ठीक है। जैसे कि फॉर देयर टीदरिंग इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द नॉन रिसिप्ट ऑफ ₹1,850 करोड़ ड्यूज अंडर द SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट। बोल रहे हैं अब ये जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, ये जो यहाँ पे चीज़ें लड़खड़ाई हैं, वो क्या है, सबसे ज़्यादा गंभीर उसमें स्थिति ये है, बात ये है कि SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत स्कूल्स और कॉलेजेस को 1,01,850 करोड़ रुपए दिए जाने थे सरकार द्वारा, जो कि पिछले फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल से नहीं दिए गए, ठीक है। यानी कि उस स्कॉलरशिप स्कीम में कुछ बच्चों को मिल नहीं रहा। Hands tied, the college perhaps now face the same rap as the 38 private schools। तो बोल रहे हैं अब अपने हाथ बंधे हुए देख के जो कॉलेजेस हैं
उनके हाथ आगे भी वही स्थितियां दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं जो कि 38 प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बनी हुई हैं इस वक्त, ठीक है। दैट हैव बीन स्लैप्ड नोटिस फॉर सीकिंग फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। बोल रहे हैं जिनको स्कूल्स सरकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि वो स्टूडेंट्स से कोई भी फीस नहीं वसूलेंगे उसका वायलेशन किया है, यानी कि उन्होंने स्टूडेंट्स से फीस मांगी है और इसी का उनके ऊपर नोटिस चढ़ा दिया गया है। तो अब वो कॉलेजेस के ऊपर भी आने वाली है ये परिस्थिति। They have been instructed to not collect fees from students and yet ensure that the staff are given their salaries for the period. बोल रहे हैं कि उनसे कहा गया है कि आपने स्टूडेंट से तो कोई भी पैसा नहीं लेना, लेकिन अपने स्टाफ को भी सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। जो स्टाफ उस दौरान पे पढ़ा रहा है उनको तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से देंगे? स्कूल्स के पास कोई खजाना थोड़ी है खड़ा हुआ कि वो वहां से निकाल के दे देंगे। द गवर्नमेंट, तो यही वो जो फर्स्ट लाइन कही गई कि कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है, वो यही चीज है कॉन्ट्राडिक्टरी, कि स्कूल्स को आपने पैसा नहीं दिया, स्टूडेंट से आप फीस लेने नहीं दे रहे, स्टाफ को पैसा देना है, पेमेंट करनी है, तो स्कूल क्या करे अब बेचारे। द गवर्नमेंट cannot be unaware of the already precarious fiscal condition of the 1600 unaided private colleges of Punjab। तो बोल रहे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को ये जो फाइनेंशियल कंडीशंस वहाँ पे चली हुई हैं, जो मॉनेटरी लॉस या फिर जो पैसे की दिक्कत वहाँ पे चल रही है, इसके बारे में पता नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और कितने हैं 1600 जो स्कूल्स हैं उनको कोई भी एड नहीं है, मतलब उनका जो भी उनको कोई भी सहायता नहीं है, कोई भी डोनेशन मनी नहीं है, वो जो भी कलेक्ट करते हैं वो स्कूल फीस के तौर पर ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। विच हैव नॉट बीन इन पोजिशन टू पे देयर स्टाफ, जो कि अब अपने स्टाफ की सैलरी देने की हालत में नहीं है। नंबरिंग 1 लाख और स्टाफ की संख्या कितनी है? 1 लाख। ये 1600 स्कूल्स में 1 लाख स्टाफ है जिनको उनके पास पैसे देने के लिए है नहीं। फॉर द पास्ट 7 मंथ्स, पिछले 7 महीने से पैसे नहीं दिए गए हैं और आगे भी है नहीं। The adverse monetary repercussions of the coronavirus-induced lockdown are percolating up to the salaried class too, after the millions of daily wage earned who have lost their livelihood। बोल रहे हैं कि अब कोरोना वायरस के जो रेपरकशन यानी कि गंभीर प्रभाव है, आफ्टरमैथ है मनी के ऊपर, मॉनेटरी मतलब पैसे के तौर पे अब उनके जो प्रभाव पड़ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, वो अब दिखना शुरू हो गए हैं। किनके ऊपर? वो उन लोगों के ऊपर जिनको अभी सैलरी मिलती थी उनके ऊपर दिखना शुरू हो गए हैं। कैसे? पहले किसके ऊपर दिखे? पहले डेली वेज वर्कर के ऊपर दिखे, फैक्ट्री शट डाउन, घरों में लोगों ने काम वाली वगैरह सब हटा दिए, तो पहले जो डेली वेज वर्कर थे उनके ऊपर दिखाई दिया। अब ये दिखाई दे रहा है सैलरीड क्लास के ऊपर। कैसे? क्योंकि सैलरी कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर से पढ़ाई कर रहे, तो टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल्स को बोला गया कि आप बच्चों से फीस नहीं लेंगे, उस दौरान की बच्चों से फीस नहीं लेंगे, स्कूल्स पढ़ाएंगे ज़रूर, तो सैलरी कहाँ से देंगे? अब जो व्यक्ति वहाँ पे पढ़ा रहा है उसको घर में राशन पानी तो आएगा ना, उसके लिए तो उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिति है यहाँ पे पूरी की पूरी। अब सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया हमारा एस, कि सबसे पहले तो जो लॉकडाउन लगा उसका प्रभाव पड़ा डेली वेज वर्कर्स के ऊपर। अब उसके दुष्प्रभाव जो हैं वो सैलरीड क्लास यानी कि तनख्वाह वाले लोगों के ऊपर भी दिखाई देने लगे हैं, ठीक है। अब कैसे दिखाई देने लगे हैं? सबसे पहला कि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो है पंजाब में वो अब अपने आप को कैच 2020 सिचुएशन में पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि सरकार के जो ऑर्डर्स हैं वो एक से दूसरा ऑर्डर मेल नहीं खा रहा, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। अब क्यों मेल नहीं खा रहा? क्योंकि कॉलेजेस को कहा गया है, स्कूल्स को कहा गया है कि बच्चों से फीस नहीं लेंगे, लेकिन उनको अपने स्टाफ को सैलरीज देनी है। अब कई कॉलेजेस स्कूल्स ऐसे हैं, 1600 स्कूल्स ऐसे हैं जो बिना किसी सहायता के अपने दम पे स्कूल फीस के जरिए चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो स्कूल्स पैसा नहीं ले सकते, बच्चों से फीस नहीं वसूल सकते, तो अब उनके पास में अपने स्टाफ को पे करने के लिए, सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है, जो कि पिछले 7 महीनों से दी नहीं गई। और जो स्टाफ की संख्या है इन 1600 स्कूल्स में वो 1 लाख के पार है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। अब इसी के आगे बताया गया कि सबसे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि सरकार ने एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 1,0850 करोड़
देने थे स्कूल्स को, जो कि पिछले 4 साल से दिए नहीं गए। तो इसलिए अब स्कूल और कॉलेजेस के हाथ बंधे हुए हैं। पहले तो उनको मजबूरन उनसे फीस वसूलनी पड़ी, और अब उनने फीस वसूली तो उनके ऊपर नोटिस चिपका दिया गया। ठीक है, तो SPRQ हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, SPRQ। ठीक है, एस से देखो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, यानी कि बी और सी एलिमिनेट कर दो, SQ गलत हो गया, SPRQ ऑप्शन डी इज करेक्ट। Millions of jobless people have no clue where their next meal is coming from। बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कई लाखों की करोड़ों की संख्या में जो लोग जिनके पास अब नौकरियां नहीं रही, उनको इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है कि उनको अगला खाना कहाँ से मिलेगा। यानी कि दोपहर का खाना अगर खा लिया तो रात का खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ का उनको कोई पता नहीं है। इंडियाज GDP फोरकास्ट आर गेटिंग ग्लूमियर बाय द डे। और इंडिया का जो GDP है रोज के रोज वो निराशाजनक होता जा रहा है। ग्लूमियर मतलब निराशाजनक। According to one worst case scenario, the growth rate might dip to a multi-decade low of 1.6% in the ongoing financial year। बोल रहे हैं अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें अगर सबसे ज़्यादा खराब से खराब परिस्थिति भी आ जाए तो सबसे ज़्यादा खराब यही हो सकता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो 1.6% पर गिर सकती है। अंडर the trying circumstances, the course of action has to be carefully calibrated so that the economy gets a chance to pick up the pieces। पूरे और कोशिश करने के दौरान हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी प्लानिंग हो वो बहुत सोची समझी कैलिब्रेटेड हो, ताकि हमारी इकोनॉमी को दोबारा खड़े होने का मौका तो मिल जाए। कि ऐसा ना हो कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ख़राब हालत में पहुंच गई कि वो कभी दोबारा खड़े ही ना हो पाए। The nationwide lockdown is turning out to be a labyrinth of sorts for center and states, easier to enter than exit। बोल रहे हैं जब ये जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया, देश भर में जब लॉकडाउन लगाया गया, ये एक तरीके से भूल भुलैया बन गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी। क्यों? इसमें घुस तो गए, उस टाइम आनंद फानन में लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था, लगा दिया गया, लेकिन अब इससे निकलने का रास्ता नहीं पता चल रहा। अब इसके बाद में लगाने के बाद में पता चल रहा है ओ शिट, लोगों को खाना पानी राशन कैसे किया जाएगा, ओ नो, अब हमारे पास तो इकोनॉमी हमारी ठप हो गई है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। अब हम मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट क्या करेंगे, सब चीज़ के ऊपर तो रोक लगी हुई है। करेंगे क्या? बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे? हैं, एग्ज़ाम्स करवाने, बोर्ड एग्ज़ाम्स तक उस टाइम करवाना मुश्किल हो गया था, करवाने ज़रूरी हैं, कैसे करवाएंगे? पास कर दिया गया बच्चों को। तो स्थिति की गंभीरता बहुत ज़्यादा होते हुए भी हमारे हाथ बंधे हुए थे। द मूव aimed at preventing community transmission of COVID-19। ये जो लॉकडाउन लगाने का मूव था, ये क्यों किया गया था? ताकि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, ठीक है, पूरे समाज में ना फैल जाए कोरोना वायरस। हैज़ प्रूव्ड इफेक्टिव टू सम एक्सटेंट। अब ये कुछ हद तक कारगर भी साबित हुआ, बट इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड लार्ज स्केल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। लेकिन इससे हमारी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हुए हैं। जॉब लॉसेस आर राइजिंग शार्पली। नौकरियां लोगों की चली गई, ठीक है, और ये संख्या और बढ़ती जा रही है। एग्रेवेटिंग पावर्टी एंड हंगर, और जिसकी वजह से भुखमरी और गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा आर, कि देश भर में जो लॉकडाउन लगाया उससे वो एक ऐसी स्थिति बन गई हमारी सरकारों के लिए जिसमें वो चले तो गए अपनी मर्जी से और जल्दबाजी में जल्दी जल्दी चले तो गए, लेकिन अब उससे निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो उलझ के रह गया उसमें, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया था, क्यों लगाया गया था? कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, और इसमें हम काफ़ी हद तक कारगर भी साबित हो गए थे, ये काफ़ी हद तक कारगर भी साबित हुआ था। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ वो अब बड़ा बोझिल होता जा रहा है, ठीक है, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। अब लोगों की नौकरियां चली गई, मिलियंस ऑफ जॉबलेस, जो अब जिनकी नौकरियां गई, अब उनको ये आइडिया नहीं है कि उनको अगली जो मील है, अगला जो
खाने का प्रबंध है वो कहाँ से होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। और हमारा जीडीपी फोरकास्ट है वो भी बड़ा निराशाजनक हो गया। ये हो गया थर्ड पॉइंट। क्यू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू, अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो पे देखें तो हमारा जो ये ग्रोथ है वो 1.6% तक पहुंच सकती है। और अगर हम इससे निकलने की कोशिश भी करें तो हमें इतने सोचे समझी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को खड़े होने का मौका मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा देश हो जो बिल्कुल उठ ही नहीं पाए और बिल्कुल कर्जे में डूब के बस अब दूसरे देश का शासन है वहां पे, ऐसी स्थिति ना बन जाए। ठीक है, तो RSPQ, RSPQ बन रहा है। आर से फिर दो ही ऑप्शंस हैं, सी और डी को हटा दो। RPRSPQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The lockdown imposed amid the pandemic outbreak has exacerbated their problems. जो लॉकडाउन लगाया गया उसने पेंडेमिक के दौरान पे उसने उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। Rendering lakhs of them mostly daily wagers without means to make ends meet. तो जिसमें लाखों जो थे, उनमें से जो लाखों थे जो कि ज्यादातर डेली वेज वर्कर्स थे, उनको अपने दिन भर के जो मतलब खर्चे हैं वो भी पूरे करना, या महीने के जो खर्चे हैं वो भी पूरा करना मुश्किल हो गया। In September 2018, the United Nations had commended India for lifting over 27 crore people out of poverty in a decade, 2006 to 2016। बोलन 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया की प्रशंसा करी, तारीफ करी कि उन्होंने 27 करोड़ लोगों को, उससे भी ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा के खड़ा किया है पिछले 10 सालों में। और ये 10 साल कब से कब तक है? 2006 से 2016 तक। देयर बाय ऑलमोस्ट हाविंग इट्स नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर। जो हमारे अलग अलग किस्म के गरीब लोग थे ना, कि मतलब इस स्टेट में भी गरीबी है, इस स्टेट में भी गरीबी है। अब गरीबी के भी अलग अलग, कुछ पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही भुखमरी की कगार पे पहुंचे हुए हैं, वैसे गरीब है। तो ये मल्टी डाइवर्सिफाइड जो गरीबी का एक आंकड़ा था उसको कम किया है। ठीक है, दोज who are plagued not only by low wages but also by ill health, poor quality of work and the threat of violence। बोल रहे अब ये इसमें कैसे कैसे डायमेंशनल हुआ, मल्टी डायमेंशनल, कि कुछ लोग तो जिनकी तनख्वाहें कम थी, ठीक है, कुछ लोग थे जिनकी सेहत बड़ी खराब थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी सेहत का इम्प्रूवमेंट करा सकें, जिनका क्वालिटी ऑफ वर्क खराब था, यानी कि डेंजरस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जिसमें जान के भी जोखिम है, या फिर ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा एक थ्रेट बन चुका है। ठीक है, इस तरीके की डाइवर्सिफाइड पुअर थे। नाउ द कंट्री इज फेसिंग एन इवन बिगर चैलेंज ऑन दिस फ्रंट। लेकिन अब हमारा देश और भी बड़ा मसला झेल रहा है, बड़ी परेशानी झेल रहा है इस मसले पर। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, a UN body, has stated that about 40 crore people working in India informal sector, accounting for around 30% of the country's population, are at risk of sinking deeper into poverty due to coronavirus crisis। बोल रहे हैं ILO की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि एक UN की ही एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है, उसमें कहा गया कि 40 करोड़ जो इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन का 30% हिस्सा बनाते हैं, अब वो और ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जाने की कगार पर हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का क्राइसिस आया। About 90% of the total workforce in India is engaged in informal or unorganized economy। बोल रहे हैं 90% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। फार हायर दैन द ग्लोबल एवरेज ऑफ रफली 60%, जो कि ग्लोबल एवरेज है 60%, उससे बहुत ज़्यादा हाई है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट। अब हमारा मिनिमम वेज एक्ट है उसका बहुत ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपको पता है कई लोगों को अभी भी एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है तनख्वाहें आधी देकर। ठीक है, हमारा मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया है जिसमें 500 रुपये दिहाड़ी दिन की है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को 500 रुपये दिन की दिहाड़ी भी नहीं मिलती। द एब्सेंस ऑफ रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लैक्स ऑफ एक्सेस
lack of access to social security benefits makes such unregistered workers highly vulnerable to exploitation. अब क्योंकि इनके पास कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में इनको जानकारी नहीं होती, कोई एक्सेस नहीं होता, तो इस वजह से ये जो अनरजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं ये लोग एक्सप्लॉयटेशन, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा कि 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया की तारीफ की गई, पास्ट की घटना से शुरुआत हुई, ठीक है, पास्ट के बारे में बताया गया कि 2018 में हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि लेकिन उसी के बाद ILO की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो अब गरीबी रेखा से नीचे होने वाले हैं दोबारा से। तो ये हो गया सेकंड। क्यों कहा गया ये, इसके कहने के पीछे कारण ये था कि जो 90% लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, और लॉकडाउन लगा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उस टाइम तो ऑर्गेनाइज चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर सभी बंद थे, तो इन लोगों को अपने घरों पे, क्योंकि इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था कि इनको तनख्वाहें दी जाए या ये यहाँ पे स्टे कर पाए, इसका सुनिश्चित किया जाए, तो क्या हुआ, इनको वापस प्लान करना पड़ा, राइट। और लास्ट आ जाता है कि ग्लोबल ये जो लॉकडाउन लगा, पेंडेमिक था, इसने हमारी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट बन रहा है वो बन रहा है QRSP। First option is correct. Option A is correct. The Supreme Court has asked the center to ensure food, water and medicines to thousands of migrant workers intercepted on the way to their native places amid the nationwide lockdown to curb the spread of coronavirus. पूरे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, भारत सरकार से ये कहा था, ये याचना करी थी या ये उनको आदेश दिया था कि जो भी डेली वेज वर्कर जो अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं कोरोना वायरस के दौरान, जो लॉकडाउन लगा है उस दौरान पे, तो उनको खाना, पानी, दवाइयाँ मुहैया कराई जाए, रास्ते में जगह जगह पे उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। एज द लॉकडाउन गोज इनटू इट्स मैच्योरिटी पीरियड with the government assuring for now that it would not be extended even as there has been a spike in number of COVID cases, the worries are set to get pronounced. कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होने की कगार पर है, लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने की कगार पर है, और क्योंकि सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया है कि अब हम लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं करेंगे, चाहे स्पाइक हो कोविड केसेस में या ना हो, तो हमारी जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने या कम होने की कगार पर आ रही हैं, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे कम होने लग रही हैं। The lockdown is also about providing for captive population because of which the essential services have been allowed to function. बोल रहे हैं कि लॉकडाउन इसलिए भी लगाया गया था, मतलब उसका ये एक और कारण था कि जो पॉपुलेशन है हमारी उसको भी कैप्टिव किया जा सके, ठीक है। ये जो लॉकडाउन लगाया गया उसका बेसिक पर्पस ये भी था कि जो पॉपुलेशन है हमारी उसके अंदर ये स्प्रेड ना हो, और ये जो पॉपुलेशन है ये हमारी ज़रूरी सर्विसेज का बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्हीं की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो इजी हो पा रही है। बट स्टिल अगर इनको ही ये वायरस फैलेगा इनके अंदर तो भी बड़ा गंभीर परिस्थिति हो जाएगी। वाइल चेकिंग द मूवमेंट इज़ इम्पेरेटिव टू प्रिवेंट द वर्कर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टिव, इट ऑल्सो हैज़ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। अब जब ये मूवमेंट चलाई गई थी, लॉकडाउन लगाया गया था, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके, लेकिन इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पी, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उनने कहा कि सभी जो लोग घर जा रहे हैं, अपने अपने पलायन कर रहे हो, उनको रास्ते भर में मेडिसिन, पानी, खाना दिया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जब ये मूवमेंट चलाया जा रहा था तो इसका पर्पस ये था कि इन लोगों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके, लेकिन उसने हमारी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव डाला, ठीक है, इनकी इकोनॉमी के ऊपर भी बड़ा दुष्प्रभाव डाला, ठीक है।
थर्ड हो जाता है क्यू स्टेटमेंट, क्योंकि जैसे जैसे अब लॉकडाउन अपनी मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है तो हमें लग रहा है कि अब हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएंगी। और फोर्थ हमारा स्टेटमेंट जो होता है आर, जिसमें कि एक कंक्लूजन की तरह इसको रैप करा गया है, जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन क्यों नेसेसरी था, और ये बताता है कि अब इसका पर्पस था कि इस डिसीज़ को ज़्यादा फैलने से रोका जाए, लेकिन क्या हुआ कि हमारे एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर भी गंभीर पड़ गया। ठीक है, तो अरेंजमेंट बन रहा है हमारा PSQR, PSQR, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की ऑडियो प्लस PDF एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है। अगर आपको अपने फ़ोन के 1 क्लिक अवे आपको अपना सारा कंटेंट चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।